नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं विकास शर्मा आपका अभ्युदय आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जो हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, उसी सीरीज में आज हम इकोनॉमिक्स के मुद्रा एवं बैंकिंग में अन्य सवालों को हल करेंगे। 2019 और 2018 के हमने सभी सवालों को हल कर लिया था मुद्रा एवं बैंकिंग के। आज हम 2017 से सवाल देखेंगे और हम ये लेके चल रहे हैं कि विगत 5 वर्ष के एटलीस्ट प्रश्न पत्र को आप अच्छे से एवेल्यूशन कर लें। जैसे अभी हमने इकोनॉमिक की सीरीज चालू कर रखी है, तो इस इकोनॉमी की सीरीज में हम अध्यायवार ले रहे हैं। जैसे मुद्रा बैंकिंग टॉपिक है, तभी हम इसके प्रश्न ले रहे हैं। फिर हम देखेंगे भैया कि प्लानिंग से संबंधित कितने प्रश्न आए पिछले 5 वर्ष में, उनको देखेंगे। तो एक एक टॉपिक को लेने से उस टॉपिक की थोड़ी सी समझ भी हमें बनती जाती है और प्रश्नों को हम फिर अच्छे से क्या कर पाएंगे, सेगमेंट वाइज उसको बाइफिकेट भी कर पाएंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रश्न संख्या 17 से देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में आए दबाव युक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरक्षण पद्धति, मतलब स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, ये स्ट्रेस्ड एसेट के बारे में बात कर रहे हैं ना। स्ट्रेस्ड एसेट का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है, जिसके बारे में पूछ रहे हैं। चलिए देखिए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए स्ट्रेस्ड एसेट होता क्या है ना। सीधे ही उत्तर पर आने की बजाय एक बार हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। बच्चों ध्यान रखना, ये जो स्ट्रेस्ड एसेट है ये 2016 में आरबीआई के द्वारा आरंभ की गई थी और इसके तहत एक्चुअली जो बड़ी परियोजनाएं हैं जिनमें हमारे कर्ज के पैसे फंस गए हैं, उसका समाधान खोजने के लिए, बड़े कर्ज जो हैं उनका समाधान खोजने के लिए यह स्ट्रेस्ड एसेट करके योजना लेके आई गई थी 2016 में आरबीआई के द्वारा। देखिए स्ट्रेस्ड एसेट के माध्यम से एक बात और हमें मालूम पड़ी थी कि एक्चुअल में हमारी कितनी जो एसेट है वो एनपीए के अंदर जा रही है बैंकों की, है ना। इसलिए भी ये लेके आई थी। चलिए एक बार हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सरकार द्वारा निरूपित विकासपरक योजनाओं की पारिस्थितिकी कीमतों पर विचार करने की पद्धति है। यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉरपोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। देखो अभी जो हमने अभी एक बार ऑप्शन और दो और देख लेते हैं। यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में सरकार की विनिवेश की योजना, देखो ये तो सीधे ही डिलीट हो जाएंगे। ये सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वित इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का एक महत्वपूर्ण उपबंध है। देखो इंसॉल्वेंट बैंकरप्सी का ये महत्वपूर्ण उपबंध नहीं है। हाँ ये जरूर है कि वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही जो आपकी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। किसकी? आरबीआई की स्कीम है ना। ये ऑप्शन इसका ठीक होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। दूसरा, एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपए प्रारंभ किए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखो आपने यदि थोड़ी सी भी अवेयरनेस रखी हो और आपको ध्यान में आ रहा हो कि साहब मेरे पास एक कार्ड है, आजकल कार्डों पे रुपए लिखा हुआ आता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे, और कई रुपए पे यहाँ पर मास्टर कार्ड लिखा रहता है ना। आपने ध्यान दिया होगा तो कहीं पर वीजा लिखा हुआ रहता है, वीजा, मास्टर कार्ड, और अब हमारे देश का रुपए भी लिखा रहने लग गया। क्या? देश का हमारा रुपए भी लिखा रहने लग गया। देखो जो ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो एनपीसीआई है ना, ये नेशनल पेमेंट कमीशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया निगम है, ये वित्तीय समावेशन की दिशा में काम कर रहा है ना। और ये संस्था जो है इसी रुपए की संस्था द्वारा ही, सॉरी एनपीसीआई की संस्था द्वारा ही ये रुपए डेबिट कार्ड जारी करने हेतु उत्तरदायी है ये एनपीसीआई। और देखो एटीएम का जो आपस में लेन देन है ना, उसको भी ये टैकल एनपीसीआई करता है ना। और ये क्यों कर रहा है भैया? रुपए के माध्यम से हम गरीबों को कम लागत पर डिजिटल सुविधाएं दे पाए, कम लागत पर डिजिटल सुविधाएं दे पाए। ये इसका मूल उद्देश्य रहा है ना। डिजिटल वित्तीय सेवाएं आप कैसे दे पाएंगे, इसलिए। स्पष्ट है? चलिए तो अब इसका ऑप्शन हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि भैया वित्तीय समावेशन ये शब्द तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। और कौन कर रहा है? एनपीसीआई कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरे, एनपीसीआई ने कार्ड भुगतान स्कीम रुपए प्रारंभ किए, ये भी बिल्कुल सही है कि कार्ड भुगतान स्कीम लागू करिए रुपए। तो दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए? सही हो गए, है ना। और एक बात का और ध्यान रखना भैया, और ये जो हमारी
रुपए ना, ये जैसे वीजा और जो मास्टर कार्ड है तो अमेरिकन कंपनी है क्या, ये तो अमेरिकन कंपनी है। लेकिन रुपए जो हमारी वह है, वह बच्चों हमारी स्वदेशी भुगतान प्रणाली है ना, ध्यान रखना, ये हमारी भारतीय है, स्वदेशी भुगतान प्रणाली है ना। तो इस पे आपको गर्व होना चाहिए। और जो रुपए शब्द है ना, इस पर भी गौर देना। ये दो टुकड़ों में बना है। एक तो हो गया रू से रुपया, और पे से हो गया पेमेंट। इन्हीं को जोड़कर ये बनाया गया है रुपे कार्ड, है ना। और ये तो वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस और ये मास्टर कार्ड वगैरह तो भैया क्या है, विदेशी कंपनी है। समझ गए, है ना। और वैसे मैं आपको एक बात, एक तथ्य और बता दूं, ये जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एनपीसीआई, ये स्थापित तो भैया 2008 में ही हो गया था ना, निगम के रूप में, है ना। और ये हमारे यहाँ पे जितने भी भुगतान प्रणालियों की भुगतान प्रणालियां हैं, उनके लिए मात्र संस्था का काम करता है। और आप सभी ने देख लिया, वित्तीय समावेशन के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता ही है। तो इस नाते भैया हमने देखा कि इसका उत्तर क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया सी। एक और दो दोनों बिल्कुल सही कथन है ना। ये सारी जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, जैसे 2017 के सारे प्रश्न हमारे वही आए थे, जो डिमोनेटाइजेशन के आसपास के जितने भी इंपॉर्टेंट डिजिटल वित्तीय लेन देन हुए, उससे संबंधित टर्मिनोलॉजीज आई, उसी से संबंधित प्रश्न आए थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंक, कौन से, पेमेंट बैंक की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। देखो, आपको पहले ना कभी भी ध्यान करना, ऑप्शंस पढ़ने सीधे मत लग जाना। भुगतान बैंक है ना, भुगतान बैंक के बारे में तुरंत आपके दिमाग में कुछ विषय बिंदु आ जाने चाहिए कि भैया भुगतान बैंक है क्या, है ना, उसके बारे में तुम्हें ध्यान में आना चाहिए। देखो, भुगतान बैंक के बारे में एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लो। देखो, पेमेंट बैंक है, इसका एक टर्म मुझे जैसे याद है कि साहब, ये पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता, डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। इससे क्या तात्पर्य हो गया, इससे सीधा सीधा इसका तात्पर्य ये हो गया प्यारे बच्चों कि भैया ये लोन नहीं दे सकता। क्रेडिट कार्ड से तात्पर्य क्या हो गया, ये कोई लोन या ऋण नहीं दे सकता। समझ गए, स्पष्ट है। उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, एक पॉइंट हमें ध्यान में आ गया, उसी से एक बार हम अभी ऑप्शन सारे चेक कर लेते हैं। पहला, जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सपर बाजार श्रृंखलाओं को का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वो भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। अगला ऑप्शन, भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। अभी हमने देखा बिल्कुल नहीं कर सकते। भुगतान बैंक ऋण देने के क्रियाकलाप नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। देखो, क्रेडिट कार्ड नहीं अगर जारी कर सकते, इसका मतलब आप ऋण तो नहीं दे सकते, ये तो तय बात होगी, है ना। समझ रहे हैं। तो भैया, अगर मैं इसका ऑप्शन देखूं, तो ये पहला ऑप्शन जो था कि जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनी और सपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्ति के पास है। देखो, भुगतान बैंक, प्राइवेट बैंक जो है, बेसिकली सब निजी क्षेत्र में वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए किए गए, तो ये बिल्कुल ये इसके प्रवर्तक हो सकते हैं। जैसे एयरटेल बैंक आप देख लो, पेमेंट बैंक के रूप में निकल के आ रहे हैं, तो ये भुगतान बैंक हो सकते हैं ना। तो पहला और तीसरा आपका ऑप्शन सही है। एक आपको इसका बिंदु यदि याद हो, पेमेंट बैंक का, यदि ऋण नहीं दे सकते, इतना भी आपको ध्यान में रहेगा, तो आप इजीली कर सकते हैं। भैया क्रेडिट कार्ड आ गया, तो क्रेडिट कार्ड तो भैया लोन देने वाला काम है ना। तो इससे आप आंसर को जल्दी पकड़ सकते हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोर बैंकिंग समाधान। कोर बैंकिंग से आपको ध्यान में आ गया होगा कि भैया कोर बैंकिंग प्रणाली है क्या, कैसी बैंकिंग है, कोर बैंकिंग प्रणाली। मैं पुनः आपसे कहूंगा कि आप कोई भी उत्तर के बारे में सोचें तो पहले ऑप्शन ना देखें, प्रश्नों में पूछे गए जो मूल बिंदु हैं, उन मूल बिंदु को पकड़ने का प्रयास करें। जैसे कोर बैंकिंग आप जानते हैं, ये बैंकिंग प्रणाली से संदर्भित है। और कोर बैंकिंग से आपका तात्पर्य होता है कि भैया, जैसे कि एसबीआई बैंक है, अब इससे रिलेटेड जितने भी बैंक है ना, या इसकी जितनी भी ब्रांचेज हैं, वो आपस में एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं ना। और ग्राहक किसी भी एसबीआई की ब्रांच या बैंक से जाके अपना बैंकिंग व्यवहार कर सकता है। समझ गए,
पूरी ये कंप्यूटरीकृत प्रणाली के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। और कोर बैंकिंग मतलब सभी प्रकार की आप जो बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं वो सब प्राप्त कर सकते हैं ना। और ध्यान रखना, ये जो कोर बैंकिंग प्रणाली है ना, जो कंप्यूटरीकृत प्रणाली होती है, ये किसके नियंत्रण में होती है? ऑब्वियस सी बात है, बैंकों के पापा जी आरबीआई के नियंत्रण में होती है। स्पष्ट है? चलो अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। अब यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। बिल्कुल सही है ना। देखो, इसने पूछा क्या है? सही उत्तर। अब देखो, ये ऑप्शन तो गलत हो गया सीधे ही। आपके 3 ऑप्शन ही बच गए अब, है ना? क्योंकि भैया इसमें एक तो है ही नहीं और एक सही ऑप्शन है। दूसरा देखो, यह व्यावसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से आरबीआई का नियंत्रण बढ़ाने का एक प्रयास है। अच्छा, चलो एक बार और ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, ये नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास नहीं है, ये ज़रूर है कि इस प्रणाली को ये नियंत्रित करता है ना? एक बार ऑप्शंस और देख लेते हैं। तीसरा, यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनर्जक मतलब कि आपके नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्ति वाले बैंक का अधिग्रहण दूसरे बैंक द्वारा कर लिया जाता है। नहीं, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। कोर बैंकिंग तो केवल एक सर्विस से रिलेटेड बात है। तो तीसरा भी गलत हो गया। तीसरा गलत होते ही तो भैया ये तीनों गलत हो गए। अगर आपको दूसरे में थोड़ी सी भी शंका है ना, तो अब आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपने ये पकड़ लिया कि भैया तीसरा तो गलत है, इसका तो नॉन परफॉर्मिंग से लेना देना कोई है नहीं। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से वो तो भैया सर्विस देता है। तो सीधा इसका उत्तर हो जाएगा 1। समझ गए? चलिए, आप इसी तरह लॉजिकल रीजनिंग से भी इन प्रश्नों को कर सकते हैं। देखो, यूपीएससी में आने वाले जितने भी प्रीमियम प्रश्न हैं, आप ये तय मान के चलना, आप सभी प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से नहीं समझते, या कई ऑप्शंस को आप बिल्कुल भी नहीं, आपको हवा में लगेगी क्या है। लेकिन एलिमिनेशन मेथड एक बहुत अच्छा मेथड है जिसके माध्यम से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे चलें। अगला प्रश्न 21। आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर, इसको दर कर लेना, इसको बच्चों दर कर लेना ना। इसको अंग्रेजी में भी ध्यान रखना, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। अब देखो, एमसीएलआर का यदि आपको ध्यान है ना, आप तुरंत इसका उत्तर दे पाएंगे, है ना। जो बैंक मुद्रा बैंकिंग वाला चैप्टर है, जो वर्तमान में हमारे अपने अभ्युदय आईएएस पे हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, उसको आप करेंगे ना तो संतुष्ट रहेंगे कि भैया मेरे को ये सारी चीजों के बारे में इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिल गई है ना। चलिए, एमसीएलआर को देख लो भैया एक बार। एक्चुअली जो एमसीएलआर है ना, ये 2016 में, ये सारे जो करंट के इश्यूज थे ना, जो सामान्यतः रहे थे इकोनॉमी से रिलेटेड, उनकी बातचीत हो रही है। रिजर्व बैंक ने एमसीएलआर निर्देश से वाणिज्य बैंकों के द्वारा लोन लिए जाने वाले लैंडिंग रेट के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए थे। लैंडिंग रेट किसकी? लैंडिंग रेट किसकी हो गई भैया? ये जो वाणिज्यिक बैंक हैं, ये भी तो लोन लेते हैं। वाणिज्यिक बैंक को भी पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है, तो ये भी लोन लेते हैं। तो लोन लेने के लिए इनकी जो लैंडिंग रेट होती है, किस दर पर ये लोन लेंगे, इसके लिए आरबीआई क्या करती है? रिजर्व बैंक दिशा निर्देश जारी करती है ना। और उसी को भैया किसके अकॉर्डिंग करती है? इस एमसीएलआर के अकॉर्डिंग करती है। किसको बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। ठीक है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि भैया ये ऑप्शन क्या-क्या है। ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करता है। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल, मतलब एक बार और दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो क्या है कि भैया, कि आपको जब ये मालूम रहेगा कि भैया लैंडिंग रेट कितनी है ना? तो जो बैंक जो भी विधि अपना रहे हैं अपने अपने लोन को आगे ब्याज दर के अकॉर्डिंग देने में, तो उसमें क्या रहेगा, आपकी ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी रहेगी। कैसे रहेगी? जैसे मान के चलो एसबीआई बैंक है। एसबीआई बैंक को 8% पे लोन मिलता है ना? और ये हमें अगर 10% पे दे रहे हैं, 11% पे दे रहे हैं, तो क्या होता है, आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि भैया आपको लोन तो 8% मिल रहा है या 5% पे मिल रहा है, और आप कितना लाभ ले रहे हैं? 10% ले रहे हैं। तो इसमें आरबीआई का भी दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है ना? चलो एक बार अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये दिशा दिशा निर्देश बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले एवं बैंक
दोनों के लिए न्याय संगत हो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो भैया पहला और दूसरा ये दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, है ना। एमसीएलआर से संबंधित आपका ये भी सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22। सरकार की संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एवं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के उद्देश्य क्या हैं? पहला, देखो आपको यदि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में ध्यान आ जाएगा तो तुरंत आप सारे ऑप्शंस को भी पकड़ लेंगे। देखो क्या है कि हमारे देश में निर्यात और आयात दो पक्ष होते हैं ना, विदेशी, हमारे देश में निर्यात और आयात दो पक्ष होते हैं ना, विदेश से व्यापार करने के संदर्भ में। अब देखो क्या होता है दोस्तों कि यदि हम अत्यधिक आयात करते हैं ना, तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, एक तो ये कम होता है, समझ गए। और उसके लिए आपको भैया फॉरेन रिजर्व में लगातार आयात होता रहता है, तो आपको डॉलर या विदेशी करेंसी की आवश्यकता पड़ती है। और हम गोल्ड जो है वो अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो इससे भैया हमारे फॉरेन रिजर्व पे जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। और इसका कोई इतना गोल्ड का, जैसे हमारे तो क्या भारतीयों को गोल्ड के प्रति जबरदस्त आसक्ति है ना, गोल्ड खरीदते रहते हैं चाहे पहने चाहे नहीं पहने। कई बार तो गोल्ड के कई ऐसे हम सामान खरीदते हैं जो जीवन भर नहीं पहनते, लेकिन गोल्ड खरीद के रख लेते हैं। हाँ, बुरे समय में भैया ये काम भी आता है, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा सा अनावश्यक खर्चा बहुत करते हैं। तो सरकार एक ऐसी स्कीम लेके आई कि भैया देखो आप गोल्ड खरीदो मत, पैसा जमा करा दो, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो हम गोल्ड में उसको कन्वर्ट करके दे देंगे, है ना। ये इन्होंने कहा था। तो सरकार की सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारतीय गृहस्थों के पास संरक्षित सोने को अर्थव्यवस्था में शामिल करना तथा स्वर्ण आयात को कम करना, ये मोटा मोटा इनका उद्देश्य था। और यही हमारे भैया ऑप्शन कह रहे हैं, भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना, दूसरा स्वर्ण एवं आभूषण के क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित करना, और स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना। अच्छा, तो देखो भैया ध्यान करो, हम तो प्रोत्साहित तो करना चाहते ही नहीं है। अगर प्रोत्साहित करना होता तो भैया गृहस्थों में पड़े हुए सोने को क्यों अर्थव्यवस्था में लेके आता है ना, और आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना, है ना। तो दूसरा ऑप्शन गलत होते ही ये दो ऑप्शन तो आपके सीधे कट हो गए, और तीसरा भी आपका सही था, तो एक और तीन आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। स्पष्ट। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, बैंक दर, ओपन मार्केट ऑपरेशन खुली बाजार कार्रवाई, लोक ऋण पब्लिक डेब्ट, लोक राजस्व पब्लिक रेवेन्यू। कौन सा मौद्रिक नीति के घटक है? देखो सीधी सीधी सी बात है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें ये जो लोक ऋण और राजस्व है ना, ये अपने राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं, मौद्रिक नीति के अंतर्गत नहीं आते। ये स्पष्ट दिखता है ना। और मौद्रिक नीति से संबंधित बैंक दर और खुली बाजार कार्रवाई हमें दिखती है, स्पष्ट दिखती है, समझ गए। और द बैंक दर बेसिकली क्या होती है, आप सभी जानते होंगे कि ये वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक से लॉन्ग टर्म, क्या, लॉन्ग टर्म, दीर्घ अवधि हेतु कोई बैंक ऋण लेता है। क्या, बैंक ऋण लेता है, ध्यान रखो, बैंक ऋण लेता है, समझ गए। किससे बैंक ऋण लेता है? आरबीआई से बैंक ऋण लेता है। किस, कब, कितने समय के लिए? दीर्घ अवधि के लिए। स्पष्ट है। और देखो इसका जो यूज होता है ना, वर्तमान में ये बैंक दर जो है, वर्तमान में बैंक दर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का मुख्य उपकरण अब नहीं रह गया है। पहले इसको मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए करते थे। आप आप सभी जानते हैं वर्तमान में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का यूज लिया जाता है ना, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, ये खुले बाजार की क्रियाएं ये क्या होती हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लें। देखो इसमें क्या होता है, आरबीआई अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियां जो होती हैं, उन सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करता है। क्या करता है? खरीद बिक्री करता है। इसी को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, समझ गए। जैसे ये आरबीआई है, खुले बाजार में क्या करेगा, ये सेल करना स्टार्ट कर दिया, कोई भी जाके खरीद लाओ, है ना। और ये क्या करता है, मनी सप्लाई को घटा देता है। मनी सप्लाई को कैसे घटा देता है कि लोगों ने या बैंकों ने, सॉरी, बैंकों ने और इंस्टीट्यूशन ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली, उनके पास तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई, और बाकियों के पास क्या रह गया, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली इंस्टीट्यूशन ने, और इसके बदले में कैश दे दिया आरबीआई को। आरबीआई के पास कैश चले गया और यहाँ बैंकों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई, समझ गए। तो इससे क्या होगा, जब भैया पैसा कम हो गया बैंकों के पास, तो भैया अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई वैसे ही कम हो जाएगी। स्पष्ट है। चलिए
तो इसका उत्तर क्या हो गया? 3 और 4 गलत हो गए, तो ये 3 और 4 तो ये दोनों गलत हो गए, और 1 और 2 ये दोनों सही है ना? चलिए अगले चलें प्रश्न पर। जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, किसकी बात कर रहा है? एसएलआर की। एसएलआर को 50 आधार अंक बेसिस पॉइंट कम कर देता है, तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है? देखो आप सभी जानते हो, वो जो 1% को हमने समझा था ना कि 100 बेसिस पॉइंट बोलते हैं, है ना? और यदि 50 बेसिस पॉइंट कम कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य क्या हो गया? 0.50% आपने क्या किया है? कमी करी है ना? अब मुझे बताओ, ये आपने खूब समझा था, यदि एसएलआर में कमी कर दी तो क्या होगा? बैंकों के पास आगे लोन देने के लिए कैश में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि आप अधिक लोन दे पाएंगे। और देखो, अगर ये 10 बैंक, इन 10 बैंकों के पास अधिक पैसा पड़ा है लोन देने के लिए आगे, तो जैसे आप इस बैंक के पास गए, इसने बोला साहब हम तो 10% पे देते हैं, तो आप बोला कोई बात नहीं, रखे रख, दूसरे के पास जा रहा हूँ, दूसरे के पास भी सामान पड़ा है, तो ये बोलेगा साहब हम आपको 9.5% पे दे देंगे। एक बैंक के पास, सबके पास ही पैसा पड़ा है ना भैया, उनको तो मार्केट में आगे घुमाना है, तो भैया अगला बैंक क्या करेगा? 9% में दे देगा। तो हमने क्या देखा इसमें, ऋण की जो दर होती है उधार देने की, वो कई बार कम हो जाती है, जैसे बाजार में ज्यादा पैसा जाता है। होता भी है ना कि भैया पैसा ही पैसा बाजार में है, तो भैया आप किसी महाजन से पैसा लेने जाते हो, तो महाजन क्या कहता है कि यार मेरे से ले ले, बहुत पैसा पड़ा है यार, तो 1 रुपए सैकड़ा पे ले ले। समझ गए? तो भैया अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, भारत की जीडीपी विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी। ओके। विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में अधिक पूंजी लगाएंगे, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा, अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने उधार देने की दर घटा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, इसमें तो हम कॉन्फिडेंट हैं, और इसमें ऑप्शन और भी नहीं दे रखे हैं, तो हमारे लिए आंसर वैसे यही होगा। एक बार चौथा भी पढ़ लेते हैं। इससे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी में कमी आ जाएगी। अरे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी में कमी नहीं आएगी, उल्टी बढ़त हो जाएगी, है ना? तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो ये जो अप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या निकल के आया? सी निकल के आया। समझ गया ना? ये दोनों तो वैसे ही कोई लेना देना नहीं थे, है ना? लेकिन ये आपको रिफ्लेक्ट नहीं करती कि भैया अगर दर घटाने से आप उधार ज़्यादा देंगे तो विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी, है ना? अन्य कई कारण भी हो सकते हैं विकास दर नहीं बढ़े, कोई आपके विदेशी कारण, मतलब बाह्य कारण हो सके तो, विदेशी अर्थव्यवस्था में दिक्कत आ रही हो तो, लेकिन ये पक्की बात है कि भैया आपकी दर घट जाती है ना? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 25। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। अच्छा, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। कौन सा सही है हमें ये देखना है ना। घटा हुआ मुद्रा परिचलन, जिसको मनी सर्कुलेशन भी कहते हैं, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। बढ़ा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। मतलब ये कह रहे हैं कि घटा हुआ भी और बढ़ा हुआ भी दोनों किसमें नियंत्रण करने में सहायता करता है? मुद्रास्फीति को। अब मुझे एक बार बताओ, ये कह रहा है बढ़ा, एक एक ऑप्शन पे लेके चलते हैं। भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है, और ये मुद्रा केवल इसका नहीं है, ध्यान रखना, आरबीआई भी रहती है, और ये कह रहे हैं कि आरबीआई की कोई भूमिका नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन है सीधे एक झटके में गलत हो गए। समझ गए? अच्छा, अब इन दोनों ऑप्शन को समझते हैं। मनी सर्कुलेशन, अब मुझे एक बार बताओ, आपके यहाँ पर महंगाई बढ़ गई, उसका एक कारण क्या होता है कि आपकी जेब में खूब सारा पैसा है, अगले आदमी की जेब में भी खूब सारा पैसा है, तुम सबकी जेब में खूब सारा पैसा है। सामान लेने गए, तो दुकानदार ने यदि देखा कि भैया लोगों के पास इस समय पैसे की कोई कमी नहीं है, तो उसने 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बेचनी चालू कर दी। तो क्या हो गया? 12 में भी लोग खरीदने लग गए, क्योंकि पैसा है ना आपके पास। अब हुआ क्या उससे, कि यदि आपका मनी सर्कुलेशन को आपने कम कर दिया, मनी सर्कुलेशन को कम करने से क्या हुआ, आप सबकी जेब में जो ज्यादा पैसा था अब क्या हो गया? कम हो गया। बाजार में भैया पैसा ही कम हो गया, सप्लाई है ही नहीं, तो क्या होगा? आपके पास भी पैसा कम हो जाएगा, और पैसा कम हो जाएगा तो उससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है ना? बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन से मुद्रास्फीति नियंत्रित नहीं होती, अनियंत्रित होती है। तो यह भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, तो इसका सही उत्तर क्या है? सी। चलें अगले प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न संख्या 26। रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य? देखो, ये जितने भी प्रश्न हैं 2015, 16, 17 के हमने देखे थे अभी, ये वही प्रश्न है मित्रों जो जबरदस्त रूप से उस समय आपके करंट अफेयर्स के अंतर्गत रहे थे, है ना? आप उन बेसिक न्यूज को यदि ढंग से आत्मसात कर लेते, उनका एनालिसिस कर लेते, तो निसंदेह आपके इस प्रकार के प्रश्न आप कभी गलत नहीं करके आएंगे, है ना? चलिए, रुपए की परिवर्तनीयता मतलब कि कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज की ये बात कर रहा है ना?
और होता क्या है ये, मतलब कि रुपए की अन्य मुद्राओं तथा अन्य मुद्राओं को रुपए में आप बदलने की अनुमति दे देते हैं, मतलब करेंसी स्वैप करने की अनुमति देते हैं, तो यही बेटा कन्वर्टिबिलिटी कहलाता है ना। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर के मूल्यों में होने वाले कोई भी त्वरित परिवर्तन को रोकने का ये साधन भी है ना। डॉलर में होने वाले कोई भी त्वरित परिवर्तन को रोकने का ये साधन भी है। अच्छा, अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तात्पर्य पूछा है, रुपए को नोटों के बदले सोना प्राप्त होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं साहब। अगला, रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देता है। एक बार इसको होल्ड कर लेते हैं। रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करता है। तो हमें सीधा ही इसका उत्तर मिल गया। भारत में मुद्राओं के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार विकसित करना, नहीं भैया, ये तो क्या करता है, विकसित नहीं करता, केवल कन्वर्टिबिलिटी की आपको सुविधा देता है ना स्वतंत्र रूप से। तो इसका उत्तर होगा बेटा सीधे निकल के आ जाएगा ना। अगला प्रश्न है, समाचारों में प्राय आने वाला, ओहो, ये बासेल है ना बेटा, इसको बासेल 3 है। कंप्यूटर ने जो कन्वर्ट किया था इसको समझ नहीं पाया, ये बासेल है। अच्छा, ये जो बेसल नॉर्म है, ये बेसल नॉर्म आपको देखते ही तुरंत समझ में आ जाना चाहिए भैया, ये तो बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना। देखो, इस शब्द को आप तुरंत समझते ही इसका उत्तर भी आराम से दे सकते हो। देख लो भैया, चारों ऑप्शन, जैव विविधता के संरक्षण और धारणीय सस्टेनेबल। देखो, ये पहली बात भैया, जैव विविधता और इनसे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा, बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। देखो, सीधा उत्तर आपका यही निकल के आ गया, जरूरत नहीं है और दिमाग लगाने की। समझ गए। और बेसल अपने स्विट्जरलैंड में एक जगह है जहाँ पर भैया ये सारे लोग बैठ के बैंकिंग इंडस्ट्री के बड़े-बड़े हमारे गवर्नर वगैरह सब वहाँ जाते हैं और इसके लिए भैया नीतियाँ बनाने का कार्य भी करते हैं कि आगे आने वाली हमारी वित्तीय स्थिति बैंकों की कैसे रहनी चाहिए। उसके निमित्त वहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ना, और उसी के अनुसार नॉर्म्स निकलते रहते हैं, जैसे बेसल फर्स्ट के कुछ नॉर्म्स है, बेसल 2, बेसल 3 के भी नॉर्म्स चल रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस से कोई लेना देना नहीं है, टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, सरल क्वेश्चन था, सीधे एक झटके में हो सकता है ना। आगे देखिए प्रश्न संख्या 28, सीमांत स्थायी सुविधा दर। सीमांत स्थायी सुविधा दर, इसी को क्या बोलेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इसके बारे में बात कर रहा है। देखो, अब ये भी आप समझते होंगे तो तुरंत ही आंसर दे देंगे क्या होता है ये ना। ये बेसिकली बेटा एमएसएफआर जो है, ये रिजर्व बैंक में जो अपने अनुसूचित बैंक है, ये एमएसएफआर जो है आपको शॉर्ट टर्म के लिए वाणिज्यिक बैंकों को या अनुसूचित बैंकों को आरबीआई लोन देता है ना। अनुसूचित बैंक जो है, आरबीआई साहब बैंकों के पापा जी, इनको शॉर्ट टर्म के लिए ना, अल्प अवधि के लिए, अल्प अवधि के लिए लोन दिया जाता है। समझ गए, स्पष्ट है। अच्छा, और बैंक दर क्या था, वो दीर्घ अवधि के लिए था ना। चलिए, अब इसका ऑप्शन सीधे पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाहता है ये, क्या कह रहा था, एमएसएफआर तथा निवल मांग और सावधि देता है पदबंध कभी कभी समाचार में आते रहते हैं। बेटा, ये नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटी है, जिसके आधार पर ये एमएसएफआर दिया जाता है ना। इसी के प्रतिशत के अंश के आधार पर हम सीआरआर, एसएलआर, इन सब की कैलकुलेशन करते हैं। और ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हमने बहुत अच्छे से कहाँ समझे हैं, हमारे इकोनॉमी के जो लेक्चर चल रहे हैं अभ्युदय आईएएस पर, इस पर समझे है ना। चलिए, क्या कह रहा है ये, ऑप्शन देख लेते हैं। बैंक कार्य, मतलब इनका प्रयोग किया जाता है, संचार, नेटवर्किंग, युद्ध कौशल, कृषि उत्पादों की पूर्ति और मांग। देखो भैया, इनसे तो कोई लेना देना नहीं है, युद्ध, संचार, हाँ, तो आपको सीधे ही उत्तर क्या हो गया, ये बैंक कार्य से संबंधित। चलिए, आज हमने भैया 2014 तक के प्रश्न कर लिए हैं। कल हम जो हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें बचे हुए अगले 3 वर्षों के और प्रश्न ले लेंगे। देखो, अभी हमारा ये प्रयास है कि 2010 से लेके, इनफैक्ट मेरा तो ये मानना था कि भैया 2015 से लेके 2019 तक के एक बार प्रश्न देख लें, और 2015 से 19 तक के इकोनॉमी में आए हुए सभी टॉपिकों को हम एक बार अवश्य देख लेंगे भैया, उनके प्रश्न कैसे बन रहे हैं। देखो बच्चों, आपकी एग्जाम की रणनीति इन प्रश्नों के बिना अधूरी रहेगी, है ना, कि प्रश्न किस प्रकार से फ्रेम हो रहे हैं, यह जाने बिना आपकी तैयारी अधूरी रहेगी, है ना। तो इनको अच्छे से देखें, 2 बार देखें,
प्रश्नों का सेंस समझें और फिर आगे बढ़ें। और आपको मुझसे जुड़ना हो तो क्या कर सकते हैं? 8619059759 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। 9269000585 ये इस मेरे दूरभाष नंबर पर आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल अपना है @PRATHAMRANK प्रथम रैंक, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे तो ये जितनी पीडीएफ वगैरह है वो आपको मिलती रहेंगी, अन्य अपने जितने भी सेशन है उनकी भी सूचना आपको मिलती रहेगी, है ना। चलिए, धन्यवाद।